नमस्कार, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज है 22 मई और आज एक महत्वपूर्ण दिवस है और मुझे नहीं लगता है कि आज आपको यह बताने की आवश्यकता है कि आज कौन सा दिवस है। निश्चित तौर पर आप सभी लोग आज के दिवस से परिचित होंगे, लेकिन आज फिर भी हम लोग आज की थीम और आज के दिवस पर जो है महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं और ये चर्चा आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, ना सिर्फ आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि आपके मुख्य परीक्षा और साथ ही साथ में इंटरव्यू से भी इस संबंधित टॉपिक से प्रश्न कई प्रकार के पूछे जाते हैं। तो आज जो दिवस है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। ठीक है, तो आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 के बारे में जानेंगे। इसकी थीम क्या है इस बार उसको समझेंगे और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसकी क्या रही है उसको भी जानेंगे। इसके अलावा संरक्षण के कुछ प्रयासों को हम लोग समझेंगे और इसके अलावा हम लोग कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जो इससे संबंधित है उन पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देरी के आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो टॉपिक आपका है जैव विविधता वाला, ये आपके पेपर किस पेपर में कहां से समाहित है। सबसे पहली बात तो प्री में यानी कि प्रारंभिक परीक्षा में तो यहां से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ में अगर आप मुख्य परीक्षा की बात करेंगे, चाहे वो यूपीएससी की परीक्षा हो चाहे पीसीएस की परीक्षा हो, वहां पर जो आपका सामान्य अध्ययन जो थर्ड प्रश्न पत्र है उसमें जो आपका पर्यावरण का सेक्शन है उससे ये क्या करता है, कोरिलेट करता है टॉपिक, यानी कि सामान्य अध्ययन के थर्ड पेपर के साथ में आप इसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदुओं की अगर हम बात करते हैं तो प्रतिवर्ष जो है 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ये कई बार यह दिवस पूछा गया है और कई बार आप लोग जो है कंफ्यूजन में इसको गलत करके भी चले जाते हैं। ध्यान रखिएगा कि जितने भी महत्वपूर्ण पर्यावरणीय दिवस हैं, चाहे वो आपका विश्व पर्यावरण दिवस हो, चाहे वो आपका जल दिवस हो, पृथ्वी दिवस हो, ओजोन दिवस हो, कोई भी दिवस हो, वो आपके एग्जाम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ठीक, तो ये पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है। ओके, चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते थोड़ा सा। अब अगर हम लोग इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी कि हिस्टोरिकल अगर बैकग्राउंड की बात करेंगे कि भाई ये कहां से निकल के आया, तो आप यहां पर देख पा रहे हो कि यह दिन जो है 29 दिसंबर को मनाया जाता था। पहले यह दिवस कब मनाया था? 29 दिसंबर को मनाया जाता था, क्योंकि उस दिन 1993 में जैव विविधता पर कन्वेंशन यानी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सीबीडी लागू हुआ था, इसलिए इसको मनाया जाता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, इसमें चेंजेस हो गया, लेकिन वर्ष 2000 में इसे बदलकर 22 मई कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इसी दिन 1992 में नैरोबी केन्या में जैव विविधता कन्वेंशन का टेक्स्ट अपनाया गया था, इसलिए 22 मई की तारीख को जो है अपनाया गया कि भैया 22 मई को अब मनाया जाएगा अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। अब हम लोग जैव विविधता के बारे में कुछ आगे पढ़ें, लेकिन एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है आपके दिमाग में हो सकती है कि सर ये जैव विविधता दरअसल है क्या चीज, तो इसको मैं थोड़ा सा 1 मिनट के अंदर मैं आपको समझाने का प्रयास कर देता हूं। कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें शब्द क्या है, जैव विविधता, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं बायोडाइवर्सिटी, यही ना बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, DIVERSITY। ध्यान दीजिएगा, साइंस में बहुत प्रकार की टर्मिनोलॉजीज ऐसी होती हैं जिनका आप अगर 2 शब्दों में उस टॉपिक को तोड़ दोगे तो उसका मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा। इसको भी हम तोड़ते हैं 2 पार्ट में, तो अगर हम इसको 2 पार्ट में अर्थात अगर हम इसको बोले कि सन्धि विच्छेद अगर हम इसका कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये बायो प्लस क्या, डाइवर्सिटी, DIVERSITY। अब एक बात आप लोग यहां पर बहुत मुख्य तौर पर ध्यान दीजिएगा कि जहां भी शब्द बायो का इस्तेमाल हो, बायो का शब्द का इस्तेमाल का मतलब यह होता है, बायो मतलब जीव, यानी कि जहां पर बायो शब्द लगा रहे समझ जाना कि वो जीव से संबंधित है, यानी कि जीवन से संबंधित है। तो अगर जीवन की अगर हम बात करें पृथ्वी पर कि जीवन किसमें किसमें है, जीव किसमें होता है, एक तरीके से जीवन किसमें होता है, तो क्या होगा, आप कहेंगे सर प्लांट्स में जीवन होता है, यही ना कहेंगे आप, या कुछ और कहेंगे? प्लांट्स में, और किसमें? एनिमल्स में। ठीक, एनिमल्स में। ठीक, अब देखो तो बायो का मतलब क्या, जिसमें जीवन है। जीवन किसमें है? पेड़ पौधों में, एनिमल्स में, ह्यूमंस में, और तो पेड़ पौधे प्लस क्या है, डाइवर्सिटी, यानी कि हमारे पर्यावरण में पौधे और एनिमल्स की जो विविधता होती है इसी को क्या बोलेंगे, जैव विविधता बोलेंगे। बस, यानी कि हमारे पर्यावरण में जो भी जीव जंतु जो भी पाए जाते हैं जिनमें जीवन है, उनमें जो विविधता देखी जाती है उसी को हम जैव विविधता कहते हैं। और इस जैव विविधता का कंजर्वेशन करना अर्थात इसका क्या करना, संरक्षण करना क्या होता है, बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि अगर हम जैव विविधता का संरक्षण नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो फिर हमारा इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय होगा। आप यह भी जानते होंगे
कि जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी हमारे यहां पर रिच होगी, हम उतना ज्यादा क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उससे हम जो है दूर रहेंगे और हमारा जो क्या कहते हैं पर्यावरण होगा अच्छा होगा। अगर किसी जगह की बायोडाइवर्सिटी अगर लॉस होती है, क्या होती है, लॉस होती है, तो उससे क्लाइमेट चेंज होगा, उससे जो है ग्रीन हाउस इंपैक्ट होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी और उससे अपने आप में एक बहुत बड़े स्तर पर जलवायु परिवर्तन जैसी समस्या देखने को आपको मिलेगी। तो इसलिए जैव विविधता का संरक्षण करना क्या है आपके लिए बहुत ही आवश्यक है और जैव विविधता संरक्षण करने के लिए कई प्रकार के नियम कानून बनाए गए हैं, जैसे कि जैव विविधता अधिनियम 2002 पारित किया गया था, आप ये जानते होंगे। इसके अलावा संशोधित जैव विविधता अधिनियम 2023 पारित किया गया। इसके अलावा आप जानते होंगे इन सीटू कंजर्वेशन, एक्स सीटू कंजर्वेशन, इसके अलावा कई अन्य प्रमुख प्रावधान हैं जिसके अंतर्गत हम लोग जैव विविधता का संरक्षण करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उस जगह की जैव विविधता सबसे अधिक होती है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं, जैसे कि आपके अफ्रीकन कंट्रीज हो, यूरोपियन कंट्रीज हो गई, कुछ कुछ है ना, तो वहां पर क्या होता है, अफ्रीकन कंट्रीज में जैव विविधता बहुत होती है। और एक सबसे अलग बात मैं अभी आपको बता दूं कि जिस देश की या जिस जगह की बायोडाइवर्सिटी क्या होगी, रिच होगी, वहां पर उतनी ही प्रकार की बीमारियां भी फैलती हैं। यहां भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर जीव जंतु और पौधों में विविधता देखने को मिलेगी तो निश्चित तौर पर वहां से उनसे संबंधित कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार में आपको एक बीमारी देखने को वहां पर मिलेगी। इसीलिए आप देखते होंगे अधिकतर अफ्रीकन कंट्रीज में डिफरेंट टाइप ऑफ जो है इन्फेक्शन आपको देखने को अक्सर मिलते होंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज वहां पर देखने को मिलती है आपको। ठीक है, चलिए, तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया। इसका संरक्षण करना, इसको क्या क्या कहते हैं, ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक है। बायोडाइवर्सिटी कितने प्रकार की होती है, चाहे वो अल्फा डाइवर्सिटी हो, चाहे वो स्पीशीज डाइवर्सिटी हो, चाहे बीटा डाइवर्सिटी हो आपकी, ये सब कई प्रकार के प्रश्न आप एग्जाम में देखने को अक्सर मिलते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा अलग से। आइए, अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें है वो ये है कि अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 की थीम क्या है, जो कि आपके एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। तो अगर हम थीम की बात करेंगे तो 2025 की जो थीम है वो क्या है, प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास, यानी कि हार्मोनी विथ नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यह इस वर्ष की क्या है, थीम है और अक्सर आपके एग्जाम में पूछी जाती है। राइट, आगे ये जो थीम है, ये थीम संयुक्त राष्ट्र के 2030 सतत विकास लक्ष्यों यानी कि एसडीजी और कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचे के लक्ष्यों को एक साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर बल देती है। यानी कि यह थीम किस पर बेस्ड है, यह थीम बेस्ड है संयुक्त राष्ट्र का जो 2030 का सतत विकास का लक्ष्य है। और यह लक्ष्य क्या है, इस लक्ष्य के अंतर्गत आप जानते होंगे, इस लक्ष्य के अंतर्गत जो है संयुक्त राष्ट्र ने 17 एसडीजी गोल्स को निर्धारित किया हुआ है, जिसका लक्ष्य है कि हमें 2030 तक क्या करना है, इन जो है लक्ष्यों को हमको प्राप्त करना है। और अक्सर आपके एग्जाम में इन 17 गोल में से एक प्रश्न पूछ लेता है कि बताओ एसडीजी गोल 1 का संबंध किससे है, एसडीजी गोल 14 का संबंध किससे है, एसडीजी गोल 17 का संबंध किससे है। और आपको मैंने कई बार कहा है ये 17 के 17 एसडीजी गोल आप लोग क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा। तो थीम किस पर बेस्ड है, इस सतत विकास, इस 17 एसडीजी लक्ष्य पर बेस्ड है। और बेस्ड है आपका कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचा। इसको अपनाया गया था, कब अपनाया गया था, इसको अपनाया गया था जैव विविधता पर जो कॉप जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, यानी कि सीओपी जो 15 हुई थी, जो कि कहां पर हुई थी, आप जानते होंगे, इसको कनाडा में किया गया था, कनाडा के मॉन्ट्रियल में, आप जानते होंगे। ठीक है, ये क्या था, ये मेजबान देश था, अध्यक्षता चीन ने की थी। तो वहीं पर इस कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता को क्या किया गया था, अपनाया गया था। और इसमें जो है 30x30 फार्मूला को अपनाया गया था। मैं इसको थोड़ा सा आपको समझा दे रहा हूं ताकि आप जो है क्या करें, आप अपने एग्जाम के लिए इसको याद रखें। ठीक है, कुनमिंग, ये याद रखिएगा, आप एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए इसको एक बार मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। कुनमिंग, ठीक है, कुनमिंग मॉन्ट्रियल ये क्या था, इसमें बेसिकली क्या किया गया था, दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित किए गए। क्या दीर्घकालिक लक्ष्य रखे गए, दीर्घकालिक, ठीक है, दीर्घकालिक लक्ष्य कब तक के लिए रखे गए भाई साहब, ये रखे गए 2050 तक का। ठीक है, और अल्पकालिक लक्ष्य भी रखे गए। क्या अल्पकालिक लक्ष्य रखे गए, अल्पकालिक लक्ष्य रखे गए कब तक के लिए, ये रखे गए आपके भैया जो है 2030 तक के। इसमें क्या किया गया, इसमें 30x30 का फॉर्मूला अपनाया गया। इस कुनमिंग जो मॉन्ट्रियल में क्या अपनाया गया, 30x30 का फॉर्मूला क्या
30x30 का फॉर्मूला, यानी कि वर्ष 2030 तक, क्या वर्ष 2030 तक पूरे ग्लोबली जो है जो 33% जो हमारा एनवायरमेंट जो लॉस हुआ है उसको क्या करना है, उसको बचाना है, कंजर्व करना है, यानी कि 33% निर्वणीकरण जो हो गया है उसको क्या करना है, बचाना है, उसको सेव करना है। तो ये 30x30 फार्मूला अपनाया गया। 2030 तक जो है अल्पकालिक लक्ष्यों के अंतर्गत जो है क्या करना, जो है 23 इसमें लक्ष्य अलग से निर्धारित किया गया, 23 टारगेट, ठीक है, 23 टारगेट। तो ये इन लक्ष्यों को दरअसल इसमें प्राप्त करना है। कॉप 15 के अंतर्गत इसको कुनमिंग मॉन्ट्रियल अपनाया गया था, जो कि आपके एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर आपके एग्जाम में इससे सभी प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको जरूर जो है क्या करेंगे, रेडी कर लेंगे। इस पर कुनमिंग मॉन्ट्रियल क्या है, इसके प्रमुख प्रावधान क्या है, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में हो सकता है कि मुख्य परीक्षा में पूछ ले या फिर आपके इंटरव्यू में पूछ ले, और बाकी तो आपके प्री में प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। तो ये कॉप 15 में इसको अपनाया गया था, राइट। इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। तो जो थीम है इन्हीं दो बिंदुओं पर क्या है, बेस्ड है, यानी कि इसको हमें प्राप्त करना है, प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास, ठीक है, याद रहेगा पॉइंट। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए। अब आप यह भी जानते होंगे कि भारत में दरअसल 4 जो है प्रकार के क्या हैं, हॉट स्पॉट हैं, यानी कि जैव विविधता हॉट स्पॉट हैं। यानी कि हॉट स्पॉट क्या होते हैं, जहां पर जैव विविधता अपने आप में क्या है, प्रॉपर तरीके से बड़ी रिच होती है अपने आप में, और इसका संरक्षण वहां पर किया जाता है। तो यहां पर मैप के माध्यम से आपको यहां पर समझाया गया है। लेकिन पहले आप जान लीजिए कि ये जो 4 आपके हॉट स्पॉट, बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट हैं, वो कौन कौन से हैं, और अक्सर यहां से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। नंबर 1 पॉइंट क्या है आपका, हिमालय का क्षेत्र है, दूसरा पश्चिमी घाट है, तीसरा इंडो बर्मा क्षेत्र है, और चौथा क्या है, सुरालैंड है। ये क्षेत्र अपनी विशाल और अद्वितीय जैव विविधता के लिए जाने जाते हैं, और बहुत बार आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। ये 4 के 4 नाम आपके जुबान पर होने चाहिए, मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। यहां पर मैप के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास किया गया है। अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम करूं, अगर आपको दिख रहा होगा, ये जो ग्रीन वाला बेल्ट आप देख पा रहे होंगे, ये ग्रीन वाला बेल्ट, ये जो इतना बेल्ट आप देख पा रहे होंगे, ये क्या है, ये ग्रीन बेल्ट आपका दरअसल हिमालयन रीजन है। किसका रीजन है, ये पूरा क्या है, ये बायोडायवर्सिटी से पूरा रिच, आप यहां से यहां तक देख पा रहे होंगे, ये पूरा पोर्शन क्या है, बहुत ही रिच है अपने आप में। ये हिमालय बायोडायवर्सिटी को दर्शाता है अपने आप में। अगर हम बात करेंगे आगे थोड़ा सा, ठीक है, अगर आगे बात करेंगे तो इंडो बर्मा, जो बर्मा का क्षेत्र है, तो इंडो बर्मा का जो क्षेत्र है, ये आप देख पाएंगे, ये पूरा का पूरा क्षेत्र किसका है, इंडो बर्मा का क्षेत्र है। इसको भी आपको क्या करना है, और थोड़ा सा पोर्शन इसका यहां पर है, ठीक है। अब अगर बात करेंगे सुरालैंड की, तो सुरालैंड कहां पर है, सुरालैंड अगर मैप में देखेंगे तो ये सुरालैंड का एरिया है। और अगर वेस्टर्न घाट्स देखेंगे, यानी कि जो आपका ये है, ठीक है, पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट की बात करेंगे तो ये आपको दिखाई देगा कहां पर, ये दिखाई देगा आपको यहां पर, ये दिखा, ये एरिया क्या है आपका, ये पूरा का पूरा एरिया आपका वेस्टर्न घाट और श्रीलंका वाला आपको दिखाई देगा यहां पर, ये पूरा एरिया। तो ये 4 जो प्लेसेस हमारे हैं, ठीक है, ये 4 की 4 प्लेसेस, यानी कि 1, 2, 3 और 4, ये 4 की 4 प्लेस हमारे जैव विविधता के दृष्टिकोण से क्या है, बहुत ही रिच है। इसको मैं थोड़ा सा आपको जूम करके जो है मैं आपको दिखा देता हूं, ताकि आपको दिमाग में रहे थोड़ा सा, ठीक है। ये देखिए, है ना, ये पूरा का पूरा एरिया क्या है भाई साहब, ये पूरा एरिया जो आप देख पा रहे होंगे, ये पूरा पूरा क्या है, हिमालयन क्षेत्र है आपका। ये देखिए यहां पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। और अगर थोड़ा सा हम नीचे जाएंगे, अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो जो इसमें आपका जो है, ये इंडो बर्मा का क्षेत्र है, ये इंडो बर्मा का क्षेत्र आपको दिखाई देगा यहां पर, ये आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा एरिया यहां पर भी है, ये इंडो बर्मा का क्षेत्र है। आप थोड़ा और नीचे जाएंगे तो सुरालैंड का जो पार्ट है, ये आपका सुरालैंड वाला पार्ट हो जाएगा। और वेस्टर्न घाट्स की अगर बात करेंगे तो ये पूरा का पूरा जो एरिया आप देख पा रहे होंगे, ये मैप में क्या है, वेस्टर्न घाट का एरिया है। ये आप यहां पर इंडिया के मैप में आप इसको यहां पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। इसको आप लोग क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, राइट, ठीक है, याद रहेगा 4 के 4 स्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कुछ जैव विविधता के संरक्षण के लिए, यानी कि बायोडायवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए कुछ सरकारी प्रयास किए गए, आप जानते होंगे, ठीक है। आइए उनमें से कुछ पॉइंट पर हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि आपके सामने क्या दिया है, जैव विविधता अधिनियम 2002, निश्चित तौर पर आप सभी लोग इससे परिचित होंगे। कई बार यहां से प्रश्न पूछता है कि जैव विविधता अधिनियम को कब पारित किया गया था, आप कहेंगे सर वर्ष 2002 में पारित किया गया था। हालांकि इसकी जगह पर अब क्या हो गया है, इस पर संशोधित राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम 2023, क्या इसकी जगह पर लिख लीजिए संशोधित, क्या संशोधित, ठीक है, संशोधित जैव विविधता अधिनियम 2023 आ गया है।
और ये आपकी 2023 का जो संशोधन है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको टास्क देता हूं कि आज ही आप लोग पीआरएस की वेबसाइट से या गूगल पे सर्च कीजिएगा, आपके 2023 के में जो संशोधन किया गया है बायोडायवर्सिटी को लेकर के, उसके प्रमुख प्रावधान आपको दिख जाएंगे, आप उनको नोट कर लीजिएगा। हो सकता है कि आपके मुख्य परीक्षा में या फिर आपके प्री में वो प्रश्न पूछ लिया जाए, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो ये जो अधिनियम है यानी कि यह अधिनियम सीबीडी यानी कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी के अनुपालन में बनाया गया था। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए नेशनल बायोडायवर्सिटी जो अथॉरिटी की स्थापना इसके अंतर्गत की गई थी। यह पॉइंट आपको याद रखना है। और इस अधिनियम के 3 मुख्य उद्देश्य हैं। क्या है? नंबर 1, जैविक संसाधनों तक पहुंच को क्या करना? विनियमित करना, लाभों को न्याय संगत वितरण लाभों का, और पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण करना है। यह इसका मुख्य 3 उद्देश्य है। और अगर हम बात करेंगे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की, जो कि आपके एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको हम लोग बोलते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। कई बार आपके एग्जाम पूछा गया है कि बताओ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है कब पारित किया गया था? आप कहेंगे सर 1972 में, अर्थात 1972 में, यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में पारित किया गया था, जो कि वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित यानी कि वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन से संबंधित है। ये याद रखिएगा। यानी कि इसमें राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य और आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना होती है, इसका संरक्षण किया जाता है, और संकटग्रस्त प्रजातियों को इसमें संरक्षण प्रदान किया जाता है। याद रहेगा पॉइंट। आगे, जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए है, जो है नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी है। यह चेन्नई में स्थित एक प्रकार की संस्था है जो जैव संसाधनों के उपयोग और लाभ साझेदारी को विनियमित करती है। यह भी आपको याद रखना है। अगर हम आगे बात करेंगे तो राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड भी है। हर स्टेट का अपना एक जो है बोर्ड होता है। प्रत्येक राज्य में कार्यरत जैव विविधता संबंधी राज्य स्तरीय नीतियों को लागू किए जाते हैं। ठीक है, ये स्टेट लेवल पर काम करता है। जैव विविधता प्रबंधन समितियां भी बनी हुई हैं। ये क्या काम करती हैं? ग्राम पंचायत स्तर पर गठित समितियां जो पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर पीबीआर तैयार करती हैं। भाई ये अपने स्तर पर यानी कि ग्राम के स्तर पर जो है बायोडायवर्सिटी को जो है रिच करने का काम करती है, कंजर्व करने का काम करती हैं। ठीक है, अब इसमें बायोडायवर्सिटी को जो है कंजर्व करने के 2 प्रमुख जो है तरीके होते हैं, जो कि आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित तौर पर आप इसको जानते होंगे। जिसके 2 तरीके होते हैं। एक तरीका क्या है आपका? इन सीटू कंजर्वेशन। क्या है? आप जानते होंगे इन सीटू कंजर्वेशन। नंबर 1 क्या है आपके सामने? इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन, CONSERVATION। इन सीटू कंजर्वेशन में क्या होता है? इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब यह होता है कि जो चीज जहां पर है उसको वहीं पर क्या करना? संरक्षित कर देना। यानी कि इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वस्थाने संरक्षण या परिरक्षण, संरक्षण कुछ भी कह लीजिए आप। यानी कि जो जहां पर, अगर माना कि ये कोई एरिया है, इस एरिया में माना कि एग्जांपल के लिए कोई एक्स नाम का प्लांट या जू है, कोई एक्स नाम का, तो अगर माना कि ये विलुप्त के कगार पर है या इसको बचाना है, तो इसको हम यहीं पर कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्टेड एरिया बना दे कि भाई तुम यहीं रहोगे, तुमको खतरा है, तुम कहीं जाओगे नहीं, तुमको हम यहीं पर तुमको क्या करेंगे? संरक्षण प्रदान करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? स्वस्थानीय, यानी कि जो जहां पर है उसको उसी जगह पर संरक्षण प्रदान करना इन सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आता है। आप कहेंगे सर इन सीटू कंजर्वेशन में क्या क्या आता है? तो अगर इन सीटू कंजर्वेशन की बात करेंगे तो उसमें क्या आएगा? राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व इन सीटू संरक्षण के क्या है? उदाहरण है। और यही प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि बताओ निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थानीय परिरक्षण अर्थात इन सीटू कंजर्वेशन का उदाहरण है? तो आप लोग इसको क्या करिएगा? याद रख लीजिएगा। अब इसके अलावा दूसरा क्या आता है? दूसरा आता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। क्या? एक्स सीटू कंजर्वेशन। क्या? एक्स सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू कंजर्वेशन, CONSERVATION। ठीक है, क्या होगा इसमें? इसमें होगा आपका, इसमें बोलेंगे परास्थाने परिरक्षण या परास्थाने संरक्षण। इसमें क्या होगा? इसमें बेसिकली क्या करते हैं, अगर कोई यहां पर माना कि बी नाम का कोई जीव है, ये कोई एरिया है, बी नाम का एरिया है, तो क्या करेंगे? इसको हम, चूंकि यहां पर अगर ये विलुप्त हो रहा है, दैट मींस इसको इस संबंधित एरिया में इसको वो फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल पा रही है जिसके लिए जी सके, तो क्या काम करेंगे? इसको यहां से उठा करके किसी अलग एरिया में लेकर रखेंगे ताकि उसको वह फेवरेबल कंडीशन मिल सके जहां पर उसको एक अच्छा वातावरण मिले और वो वहां पर
सुरक्षित रह सके। तो इसको क्या बोलेंगे, परास्थानिक परीक्षण, यानी कि एक स्थान से कहीं किसी दूसरे स्थान पर ले जाकर के संरक्षित करना। जैसे कि कई बार क्या होता है कि आप इलाहाबाद गए और आपको तैयारी करने में मजा नहीं आया, बोले अरे यार अपन तो यहां पर जी नहीं पाएंगे, अपन तो टेंशन हो गई, तो आप कहीं और चले जाएं, जहां पर लखनऊ आ गए, लखनऊ नवाबों को शहर है, बढ़िया रंगीन दुनिया है, दिल्ली चले गया रंगीन दुनिया है, आपको हाँ यार बड़ा अपन को यहां मजा, अब यहां पर रह लेंगे अपन। तो ये क्या हो गया, परिस्थानिक परीक्षण हो गया एक तरीके से, ठीक है। और अगर आप इलाहाबाद में रह करके आप घर में रह के तैयारी करते हैं, वहीं तैयारी कर रहे हैं, तो आपका स्वस्थानिक परीक्षण हो गया एक तरीके से, ठीक है। हालांकि एग्जाम्पल उतना बेहतर नहीं है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए कह दिया कि आपको याद रहे, दिमाग में आपकी चीजें रहे ट्रिक में, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखिएगा। अब एक्स-सिटू कंजर्वेशन के अंतर्गत क्या क्या आता है, इसको आप देख लीजिए। तो इसके अंतर्गत क्या आएगा, आपका चिड़ियाघर आएगा, जू आएंगे, है ना। और वनस्पति उद्यान, बॉटनिकल गार्डन, जीन बैंक्स, सीड बैंक्स, जीन बैंक्स, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, इसको जो है ये आपका एक्स-सिटू कंजर्वेशन के अंतर्गत ये आएगा, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है, आपका एक्स-सिटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आती है, यानी कि जैव विविधता को उसके प्राकृतिक आवास से बाहर संचित करना अपने आप में, ठीक है। यानी कि एक तरीके से हम इसमें कृत्रिम तरीकों का भी हम पालन करते हैं, ठीक है। ऐसे जीन बैंक वगैरह जो हो गए वो एक्स-सिटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आते हैं। तो ये पॉइंट याद रहेगा आपको, कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा इसमें भाई साहब। ये इसमें प्रश्न आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, तो इसको आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है इसको, ठीक है। एक एक पॉइंट को आपको बड़े अच्छे से रेडी करना है, राइट। चलिए अब आपके सामने अभ्यास प्रश्न है। अब आप बताइए मुझे कि अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 की थीम क्या है। ऑप्शन नंबर ए, प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास, या फिर पृथ्वी का संरक्षण, या फिर जल थल नभ का हो संरक्षण, या फिर प्रकृति और हमारा पर्यावरण। ये इस बार की आपको थीम बतानी है कि 2025 में अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम क्या है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा जो है इसका उत्तर मुझे देंगे। और अब आपके सामने मुख्य परीक्षा का एक प्रश्न है कि बताओ कुनमिंग मॉन्ट्रियल जैव विविधता ढांचे, यानी कि कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क क्या है, इसके प्रमुख लक्षणों को जो है विस्तार पूर्वक समझाइए। लक्षणों क्या, लक्ष्यों को लिख दीजिए, लक्ष्यों को समझाइए, ठीक है, लक्ष्यों को समझाइए, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको क्या करना है, विस्तार पूर्वक समझाना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका उत्तर मुझे जरूर लिख करके बताएंगे। आप चाहें तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 86044409 पर आप मुझे संपर्क करके मुझसे बातचीत कर सकते हैं, और जो है बाकी जो चीजें हमारे यहां पर चल रही हैं आप उसको जो है ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी मिलेंगे हम लोग अगले दिन, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी, और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश देने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।